चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026 का बजट पेश किया। संसद में 85 मिनट के भाषण में उन्होंने अब तक के सबसे बड़े रक्षा बजट, टैक्स फाइल में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और 3 नए आयुर्वेदिक एम्स जैसी बातें कही, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के पहले बजट में देश का रक्षा बजट रुपए 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.84 लाख करोड़ किया गया, यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई। हथियार खरीदी, सेना के आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के मुकाबले 2.19 लाख करोड़ खर्च जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधे 22% की बढ़ोतरी है। इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। सीतारमण के भाषण में इन राज्यों पर सीधा असर डालने वाली बड़ी घोषणाएं नहीं रही, लेकिन तमिलनाडु, बंगाल को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात मिली है। बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के तहत अगले 5 साल के लिए टियर 2 तिहाई शहरों के लिए 5 करोड़ का फंड के लिए रखा गया है। इनका उद्देश्य भोपाल, जयपुर, पटना जैसे शहरों में आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्र सरकार का साल 2026 से 27 के लिए बजट पेश किया। बजट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं हुई। वित्त मंत्री की घोषणा के मुताबिक देश के 50 शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास लेवल की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट के लिए तैयार किया जाएगा। इसका मकसद भारत को ऑल सीजन डेस्टिनेशन और ग्लोबल टूरिस्ट हब बनाना है। इस प्लान की मदद से एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा जिससे टियर 2 से 3 शहरों और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इससे देश का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा, साथ ही सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी। संसद के बजट सत्र का सोमवार को चौथा दिन है। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। वहीं कल रविवार को संसद में आम बजट 2026 से 27 पेश किया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 18 घंटे तय किए गए हैं। लोकसभा में बहस की शुरुआत सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। कार्यसूची के अनुसार बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तारिक अनवर, अमरिंदर राजा वड़िंग, एंटो एंटनी और ज्योतिमणि धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को जवाब देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट से जुड़े सवालों पर 11 फरवरी को जवाब दे सकती है। राज्यसभा में भाजपा सांसद सी सदानंद मास्टर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। उनके अलावा बीजेपी सांसद मेघा विश्राम कुलकर्णी प्रस्ताव का समर्थन करेगी। भारत और यूरोपीय यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां खतरे में है। उसे अरबों डॉलर के नुकसान का भी डर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इस समझौते को लेकर गुरुवार को कहा कि वह ईयू के अधिकारियों के संपर्क में है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि भारत ईयू एफटीए का उसके निर्यात पर क्या असर पड़ेगा। भारत और ईयू ने 27 जनवरी को एफटीए पर साइन किए थे। इस समझौते से 2 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आई है जो दुनिया की लगभग 1/4 आबादी, 25% ग्लोबल जीडीपी और करीब 2 अरब लोगों का साझा मार्केट बनाती है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोलियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। तालिबानी डॉक्टरों को धमकी देते हैं कि दवा दी तो क्लिनिक बंद करा देंगे। देश भर में क्लिनिक बंद हो रहे हैं। महिलाओं को गर्भधारण या मिसकैरेज का इलाज नहीं मिल पा रहा। बदगिस प्रांत की एक निजी क्लिनिक में चेतावनी देते हुए सभी दवाएं नष्ट कर दी गई। जवजजान प्रांत में 30 साल से क्लिनिक चला रही एक डॉक्टर कहती है, तालिबान के सत्ता आने के बाद गर्भ निरोधक गोली तेजी से खत्म हो रही है। यहाँ 70 में से 30 महिलाओं को इसकी जरूरत होती थी। अब हम कह देते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कंधार प्रांत सहित कई जगहों पर सीधे पुरुष डॉक्टरों से इलाज लेने पर सख्ती है। ममता बनर्जी ने राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक याचिका 28 जनवरी को दाखिल की गई थी। इस बीच ममता रविवार को दिल्ली पहुंची है। वे सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात कर एएसआईआर प्रक्रिया पर आपत्तियां रखेगी। पीएम मोदी ने आम बजट को युवाओं को बजट बताया है। कहा कि देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है। ये स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करने का प्रयास है। सबसे बड़ी पूंजी नागरिक इसी में निवेश किया। उधर विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया।
राहुल गांधी ने कहा, युवाओं के लिए रोजगार वाला बजट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बजट में भारी गिरावट आ रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह बेहद ही बिखरा बजट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने आम जनता को कुछ नहीं दिया। झारखंड की राजधानी रांची अब देश में मानसिक रोगों के इलाज के एक अत्याधुनिक और भरोसेमंद केंद्र बनने जा रही है। केंद्रीय बजट 2026 से 27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रांची में निमहंस 2 की स्थापना की घोषणा की है। इसका सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार के अधीन संचालित रांची के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री को अपग्रेड कर उसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा जैसे बेंगलुरु में देश का सबसे बड़ा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान निमहंस काम करता है। इस फैसले से झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत के मरीजों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026 से 27 में बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद में बड़ी कटौती की है। इस साल बांग्लादेश के लिए सिर्फ 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि पिछले साल 120 करोड़ रुपए दिए गए थे। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव चल रहा है। इसकी वजह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा और वहां की विदेश नीति में बदलाव है। 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान से संबंध मजबूत करने शुरू किए हैं। बांग्लादेश के अलावा मालदीव को 550 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन यह पिछले साल से कम है। म्यांमार के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो पहले से कम है। इस बजट में भारत ने भूटान के लिए 2288.55 करोड़ रुपए रखे हैं, जो पिछले साल से करीब 138 करोड़ रुपए ज्यादा है। भारत ने बजट में अफ्रीकी देशों के लिए 225 करोड़ रुपए, लैटिन अमेरिकी देशों के लिए 120 करोड़ रुपए और यूरेशियन देशों के लिए 38 करोड़ रुपए रखे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इन रीजन के किस देश को कितना पैसा दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने रविवार शाम को इस मैच के बायकॉट का ऐलान किया। दोनों टीमें 15 फरवरी को कोलंबो में एक दूसरे से भिड़ने वाली थी। इसके पहले बांग्लादेश टीम ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आईसीसी ने उसे वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की दावोस एवं यूनाइटेड किंगडम यात्रा के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इन वैश्विक निवेश संवादों के फलस्वरूप राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिल रही है। इसी क्रम में प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह जिंदल समूह द्वारा झारखंड में स्टील, परमाणु ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षेत्रों में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के चरणबद्ध निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।